First question. The formula of an ionic compound containing a metal ion M plus 3 and a non-metal ion X minus 1 is. Steps for writing chemical formula. Symbols of two elements are written side by side in the order of positive ion first and negative ion later. The valency of each ion is written on the right top corner of its symbol. पहले हम पॉजिटिव आयन लिखेंगे फिर नेगेटिव आयन और उनकी वैलेंसीज राइट टॉप कॉर्नर पर. The valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method. मीन्स वैलेंसीज को हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे. m की वैलेंसी हम x के साथ लिखेंगे और x की वैलेंसी m के साथ. साइंस को निगलेक्ट करेंगे, माइनस प्लस साइंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ वैलेंसीज एक्सचेंज होगी. मीन्स m1 x3. mx3 means option C, mx3 is the correct answer. Next question. Which of the following is not an empirical formula? As you know, empirical formula is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. Option A simplest ratio को represent कर रहा है. Option B भी simplest whole number ratio को represent कर रहा है. Option D भी simplest whole number ratio को represent कर रहा है, जिनको हम further simplify नहीं कर सकते. Except option C, जो further simplify हो सकता है. It can be further simplified to simplest whole number ratio, that is CH2N. Means option C, C2H4N2 is the correct answer. Next question. A sample of hydrocarbon undergoes complete combustion to produce carbon dioxide, CO2 and water H2O. If 8.80 gram of carbon dioxide is obtained, then what will be the mass of carbon present in it? नोट में हमें एटॉमिक मास गिवन है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैं 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रही हूँ. फिर भी आपको जो मेथड इजी लगे आप वो फॉलो करो, या जो आपके टीचर्स बोले आप वो मेथड फॉलो करना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है. एटॉमिक मासेस हमें गिवन है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. 1 into 12 is equals to 12, 2 into 16 is equals to 32, 12 plus 32 is equals to 44. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44. 44 grams of carbon dioxide contain 12 gram carbon. और हमें क्या गिवन है, 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिली है और उसमें हमसे पूछा जा रहा है कितने ग्राम कार्बन होंगे. 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हमें नहीं पता कितने ग्राम कार्बन है. तो सिंपल ये एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो लेफ्ट होता है उससे डिवाइड करते हैं. तो मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 8.8 डिवाइड बाय 44. कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा 2.4 ग्राम्स. दैट इज ऑप्शन ए. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बट फिर भी अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो मैं एक स्लाइड में दूसरे मेथड से भी सॉल्व करना सिखा रही हूँ. सेकेंड मेथड जिसके जरिए हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन का, बट इस मेथड के 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे कार्बन के, देन हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ कार्बन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास. मास हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 8.80 ग्राम. मोलर मास हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था 44. 8.80 को आप डिवाइड करवाओ 44 से, आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लो, आपका आंसर आएगा 0.2 मोल. 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन. मीन्स 0.2 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 0.2 मोल ही होंगे कार्बन के. हमें मोल्स मिल गया. मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास. मोल्स हमने यहाँ से पुट कर दिए और एटॉमिक मास हमें गिवन था 12. 0.2 को आप मल्टीप्लाई करवाओ 12 से, आपका आंसर आएगा 2.4. आप कैलकुलेटर से चेक कर लो. मीन्स ऑप्शन ए 2.4 grams is the correct answer.
Next question. The values of W, X, Y and Z in the given chemical equation are W aluminum solid plus X copper sulfate aqueous gives Y copper solid plus Z aluminum sulfate aqueous। मीन्स हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, W, X, Y, Z की वैल्यूज मालूम करनी है। रिएक्टेंट साइड पे एल्यूमिनियम का एक एटम मौजूद है, कॉपर का भी एक एटम मौजूद है, सल्फेट का एक रेडिकल मौजूद है। प्रोडक्ट साइड पे कॉपर का एक एटम है, एल्यूमिनियम के दो एटम है, सल्फेट के तीन रेडिकल्स हैं। मैंने सल्फेट रेडिकल को साथ लिया है, आप चाहो तो सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग भी बैलेंस कर सकते हो। एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए मुझे W को 2 कोफिशिएंट से रिप्लेस करना होगा ताकि एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाए। सल्फेट रेडिकल को बैलेंस करने के लिए मुझे X का कोफिशिएंट 3 यूज करना होगा ताकि सल्फेट रेडिकल भी बैलेंस हो जाए। बट जब मैं X की जगह 3 पुट करती हूँ तो कॉपर एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 3 हो जाते हैं। तो कॉपर एटम को प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस करने के लिए मैं Y भी 3 यूज करूंगी। हमारे सारे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रिप्रेजेंट करा है। दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते थे। सल्फेट के 3 रेडिकल हैं प्रोडक्ट साइड पे, तो मीन्स रिएक्टेंट साइड पे भी 3 होने चाहिए, मीन्स एक्सेस 3। अगर कॉपर 3 है रिएक्टेंट साइड पे तो प्रोडक्ट साइड पे भी 3 होना चाहिए, मीन्स एक्स और वाई हमें मिल गए। एल्यूमिनियम 2 है प्रोडक्ट साइड पे तो रिएक्टेंट साइड पे भी 2 होना चाहिए। ये तीनों करेक्ट है जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट करें। Next question. Which type of chemical reaction is shown in the given equation? H2S gas plus Cl2 gas gives S solid plus 2HCl gas. As you know, a single displacement reaction is a reaction in which one element replaces a similar element in a compound. The general form of a single displacement reaction is A reacts with BC to give AC plus B, means A replace कर रहा है B को। सेम यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है सल्फर को। दैट्स वाई गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे रिएक्शंस को भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है जस्ट बिकॉज ये सारी डेफिनेशंस हमारी कोर्स बुक में नहीं लिखी हुई है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, a combustion reaction is a reaction in which a substance reacts with oxygen gas releasing energy in the form of light and heat. Combustion reactions must involve oxygen as one reactant, means oxygen का होना as a reactant जरूरी है। Decomposition reaction, a decomposition reaction is a reaction in which a compound breaks down into two or more simpler substances, means एक compound दो या दो से ज्यादा simpler substances में divide होगा। Double displacement reactions, a double displacement reaction is a reaction in which the positive and negative ions of two ionic compounds exchange places to form two new compound। ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बट हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ऑप्शन सी सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टेंट्स ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर। As you know, a double displacement reaction is a reaction in which the positive and negative ions of two ionic compounds exchange places to form two new compound। That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is two ionic compounds। The reactants of a double displacement reaction are two ionic compounds, means option B is the correct answer। Next question, which of the following actions will result in a combustion reaction? Combustion reaction. A combustion reaction is a reaction in which a substance reacts with oxygen gas, releasing energy in the form of light and heat. Combustion reactions must involve oxygen as one reactant. When you light a candle, the heat of the flame melts the wax surrounding the wick. The melted wax
vaporizes through a combustion reaction where hydrocarbons interact with oxygen to break into its two components, hydrogen and carbon. This releases light, heat, carbon dioxide and water vapor and fuels the flame. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is lighting a scented candle. Means option B, lighting a scented candle is the correct answer. Alternate to practical ATP, a student used solvent X to separate a mixture of salt and sugar because sugar is soluble in X while salt is not. Based on this information, the solvent X used by the student is water cannot be used to separate a mixture of sugar and salt as both sugar and salt show very good solubility in water. However, salt being an ionic compound would not be soluble in alcohol, like dissolves like. On the other hand, sugar is very much soluble in alcohol, for example, ethanol. So on dissolving the mixture of sugar and salt in ethanol, the sugar would dissolve in ethanol, but salt would remain undissolved. The undissolved salt will settle at the bottom and can simply be separated by filtration. Now the solution of sugar and alcohol can simply be evaporated over a water bath and the sugar can thus be separated from the ethanol solution. That's why given options में से जो correct answer है वो है option C, that is ethanol. Sugar is soluble in ethanol while salt is not. That's why option C, ethanol is the correct answer. Next question. In a science laboratory, Mariam prepared a mixture of sand and salt in water. She then applied the process of filtration on the mixture. An inference Mariam must have made through this experiment is that silicon dioxide is sand, potassium sulfate dot aluminium sulfate dot 24H2O is potash alum or salt. Salt is water soluble while sand is not. This means in mixture salt will dissolve and the sand will not dissolve and sand will settle down in water. In filtration process sand will not pass through filter paper. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is sand is insoluble in water. ऑप्शन बी में easily passes incorrect है, ऑप्शन सी में amorphous और ऑप्शन डी में settles down. सैंड फिल्टर पेपर से पास नहीं होगी. पोटैश एलम इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और सॉल्ट वाटर सॉल्यूबल है इसलिए सेटल डाउन नहीं होगी, डिसॉल्व हो जाएगी. सेंट settles down in water. That's why option A is the correct answer. Next question. A student accidentally dropped some iron fillings in a bottle of sodium chloride. Which step or steps should he/she follow to remove the iron fillings? As you know, iron is magnetic and salt is not magnetic, which means a magnet could be used to attract the iron fillings out of mixture, leaving the salt, that is sodium chloride. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is use a magnet only. Magnet will attract iron fillings. That's why option A, use a magnet only, is the correct answer. If hydrogen is replaced with deuterium in each of the given compounds, then the formula of which of these is written incorrectly? Given options में से हमें इनकरेक्ट फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना है. मीन्स हर फॉर्मूले में क्या हुआ है, हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है ड्यूटेरियम से. जैसे HF की जगह हमने DF लिख दिया है, NH3 की जगह हमने ND3 लिख दिया है, C2H5OH की जगह C2D5OD लिख दिया है.
ऑप्शन सी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg ब्रैकेट ओपन OH ब्रैकेट क्लोज 2 की जगह हमने MgOD लिखी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है। द वैलेंसी ऑफ ईच आयन is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method. Means मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? Mg ब्रैकेट ओपन OH ब्रैकेट क्लोज 2। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है अगर हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को? Mg ब्रैकेट ओपन OD ब्रैकेट क्लोज 2। और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? MgOD। मीन्स ऑप्शन सी जो है इन करेक्ट फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many atoms of chlorine are there in 250 ग्राम of chlorine gas? नोट में हमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन है। हमें एटम्स मालूम करने क्लोरीन के इन 250 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। सबसे पहले हम डेटा फॉर्म करेंगे। मास ऑफ क्लोरीन गैसेस 250 ग्राम। क्लोरीन गैस लिखा है इसलिए Cl2। क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्लोरीन का एटॉमिक मास हमें गिवन है 35.5। मोलर मास क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय Cl मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5, 71 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास। मास हमें गिवन था 250 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.02 इंटू 10⁻23। मोलर मास हमने खुद कैलकुलेट किया 71 ग्राम पर मोल। साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें अलाउ नहीं है, तो आप 10⁻23 को डायरेक्ट उतार दो। कैलकुलेटर में सिर्फ आप मल्टीप्लाई करो 250 मल्टीप्लाई बाय 6.02 डिवाइड बाय 71, तो आपका आंसर आएगा 21.2। बट ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे। मीन्स 21.2 कन्वर्ट हो जाएगा 2.12 में और 23 में एक ऐड हो जाएगा, मीन्स 10⁻24 में कन्वर्ट हो जाएगी 10 की पावर। 1 molecule of chlorine gas consists of 2 atoms of chlorine। मीन्स एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस में 2 एटम्स मौजूद है क्लोरीन के, 1 2। और हमें मालूम करना है 2.12 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस में कितने एटम्स होंगे। जस्ट सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.12 इंटू 10⁻24। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो 10⁻24 को आप ऐसे ही लिख लो। जस्ट 2 को मल्टीप्लाई करो 2.12 से, तो आंसर आएगा 4.24 इंटू 10⁻24। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4.24 इंटू 10⁻24। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस इज बैलेंस्ड? हमें गिवन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। ऑप्शन ए में रिएक्टेंट साइड पे कार्बन का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक है। हाइड्रोजन के 4 एटम से रिएक्टेंट साइड पे और 2 एटम से प्रोडक्ट साइड पे, मीन्स हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के 2 एटम से रिएक्टेंट साइड पे और 1 + 2 3 एटम से प्रोडक्ट साइड पे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस्ड नहीं है, मीन्स ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में सोडियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे, एक एटम है प्रोडक्ट साइड पे। क्लोरीन का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे, बट प्रोडक्ट साइड पे कितने? 2, मीन्स क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है। बी एक है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी, बट फ्लोरीन 2 है रिएक्टेंट साइड पे, एक है प्रोडक्ट साइड पे, मीन्स फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों बैलेंस्ड नहीं है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिल्वर का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे, एक एटम है प्रोडक्ट साइड पे। मैंने नाइट्रेट रेडिकल को साथ लिखा है, आप चाहो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग भी बैलेंस कर सकते हो। नाइट्रेट का एक रेडिकल है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी। लिथियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी। हाइड्रोक्साइड रेडिकल भी एक है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच शो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम के 2 एटम से रिएक्टेंट साइड पे बट प्रोडक्ट साइड पे एक एटम है। सल्फेट के 3 रेडिकल्स हैं रिएक्टेंट साइड पे बट प्रोडक्ट साइड पे एक है। कैल्शियम का एक एटम रिएक्टेंट साइड पे और एक एटम प्रोडक्ट साइड पे। क्लोरीन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड पे बट प्रोडक्ट साइड पे 3 है। ऑप्शन ए, बी, डी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन सी इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दैट्स द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following diagrams represents a pure compound? मीन्स हमें प्योर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शंस में से। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. Or you can say compound must have at least 2 kinds of atoms, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्योर कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए और बी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें। एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और हमें एक ही तरह के एटम्स नजर आ रहे हैं ऑप्शन ए और बी में। ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स एंड अ कंपाउंड। मीन्स हमें दो तरह के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, दो तरह के एलिमेंट्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, और हमें कंपाउंड भी नजर आ रहा है। दैट्स ऑप्शन डी मिक्सचर। ऑप्शन ए और बी एलिमेंट है, जबकि ऑप्शन सी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्वस reacts with sodium hydroxide aqueous to give aluminum hydroxide solid plus sodium chloride aqueous. To balance the given equation, the coefficient 3 should be placed before. मीन्स हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी एक ही, बट क्लोरीन के 3 एटम से रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे एक है। सोडियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पर भी। ऑक्सीजन का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे बट प्रोडक्ट साइड पे 3 है। हाइड्रोजन का भी एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे बट प्रोडक्ट साइड पे 3 है। मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोफिशिएंट 3 यूज करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं यहाँ 3 कोफिशिएंट यूज करती हूँ तो सोडियम के भी 3 एटम्स हो जाते हैं, ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन के भी। मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए 3-3, बट सोडियम रिएक्टेंट साइड पे 3 हो जाते हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 1। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर भी कोफिशिएंट 3 यूज करूंगी। जब मैं यहाँ कोफिशिएंट 3 यूज करती हूँ तो क्लोरीन और सोडियम दोनों के एटम्स 3-3 हो जाते हैं। मीन्स क्लोरीन भी बैलेंस्ड, सोडियम भी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड और एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड। मीन्स हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड के साथ कोफिशिएंट 3 यूज किया। दैट इज ऑप्शन बी, NaOH एंड NaCl। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड X has an empirical formula C4H9 and its molecular mass is 114 gram per mole. Which of the following represents the molecular formula of compound X? नोट में हमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस गिवन है। हमें एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है, हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया। इस MCQ को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करेंगे, फिर हम n मालूम करेंगे, देन हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। एम्पेरिकल मास मालूम करने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। मीन्स कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। 2 तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के कितने एटम्स हैं, 4। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 9। हमें एटॉमिक मासेस भी गिवन है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। सिंपल हम नंबर ऑफ एटम्स को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 12 इज इक्वल टू 48, 9 × 1 इज इक्वल टू 9। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एम्पेरिकल मास मिल जाएगा, दैट इज 57 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो। देन हम n कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था 114 ग्राम पर मोल,
एम्पेरिकल मास हमने खुद कैलकुलेट किया था। जस्ट हम 114 को डिवाइड कर लेंगे 57 से। कैलकुलेटर से आप चेक कर लो, आपका आंसर आएगा 2। लास्ट स्टेप, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। एन को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। 2 4 8, 2 9 18, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट सिंपल 3 स्टेप्स है। सबसे पहले आपको एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करना है, देन एन, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मीन्स ऑप्शन सी C8H18 is the correct answer. Next question, molecular formula of hexane is C7H16 and that of calcium carbonate is CaCO3. 1 mole of these substances contains the same, नोट पे हमें कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस गिवन है। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है हेक्सेन का और कैल्शियम कार्बोनेट का, और हमें मालूम करना है एक मोल में गिवन ऑप्शंस में से क्या सेम है। ऑप्शन ए, टाइप ऑफ एटम्स तो डिफरेंट है। हेक्सेन में कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद है और कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, मीन्स टाइप ऑफ एटम्स तो डिफरेंट है। ऑप्शन बी, टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी डिफरेंट है। हेक्सेन में कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट में आयनिक बॉन्ड्स, मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट है। हेक्सेन में टोटल 23 एटम्स मौजूद है और कैल्शियम कार्बोनेट में 5। हेक्सेन में 7 एटम्स कार्बन के मौजूद है और 16 हाइड्रोजन के, टोटल 23। कैल्शियम कार्बोनेट में 1 एटम कैल्शियम का, 1 एटम कार्बन का और 3 एटम ऑक्सीजन के मौजूद है, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम्स, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं प्रूव करती हूँ कैसे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास हेक्सेन और कैल्शियम कार्बोनेट का। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। कैल्शियम का 1 एटम मौजूद है, कार्बन का भी 1 एटम मौजूद है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद है। एटॉमिक मासेस हमें गिवन है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। 1 into 40 is equal to 40, 1 into 12 is equal to 12, 3 into 16 is equal to 48। आप इनको प्लस कर लो, कैलकुलेटर से चेक कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे 100 ग्राम पर मोल। अब हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास हेक्सेन का। कार्बन के 7 एटम्स मौजूद है, हाइड्रोजन के 16, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1। 7 into 12 is equal to 84, 16 into 1 is equal to 16, 84 plus 16 is equal to 100, मीन्स हेक्सेन का मोलर मास भी 100। मास मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। 1 मोल हमें गिवन है और मोलर मास भी दोनों के सेम है, तो दोनों का मास कितना आएगा? 100 ग्राम। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी, नंबर ऑफ ग्राम्स इज द करेक्ट आंसर। Alternate to practical ATP, a student separated a mixture of ammonium chloride and iron filings using a magnet. This is because iron is, as you know, iron is a metallic solid, iron is magnetic, and ammonium chloride is not magnetic, which means a magnet could be used to attract the iron fillings out of mixture, leaving the salt, that is ammonium chloride. That's why गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयरन इज अ मेटालिक सॉलिड, मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सस्पेंशन इज फिल्टर्ड यूजिंग द फॉलोइंग सेटअप। इन द गिवन सेटअप, X that remains on the filter paper is identified as the, as you know, in the filtration process the solid particles left on the filter paper are called the residue. Filtrate is a liquid substance obtained after filtration, मीन्स X क्या है? रेसिड्यू है और ये क्या है? फिल्ट्रेट है। दैट्स व्हाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज रेसिड्यू। X इज रेसिड्यू, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ मिक्सचर ऑफ sand and alum we replace alum with sugar, then which of the following is the most appropriate sequence of steps to obtain pure sample of sugar?
First, dissolution. Second, filtration. Third, evaporation until dry. Fourth, crystallization. As you know, sand is not soluble in water, but sugar is soluble in water. So the mixture can be dissolved in water. Sugar will form a solution with water and sand will settle down. Sand can be filtered and separated, and sugar can be obtained by crystallization. Means first dissolution, next filtration, next crystallization. जो करेक्टली ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.